हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइटलिटी ब्लास्ट का फर्स्ट क्वार्टर फाइनल का मैच, जो कि होने जा रहा है सरे और डरहम के बीच में। लगभग 2 महीने के बाद फिर से वाइटलिटी ब्लास्ट शुरू होने जा रहा है। बीच में 100 हुआ, मेट्रो बैंक वनडे कप हुआ, सारे मैचेस हमने कवर किए हैं, अलग अलग एडमिन्स ने कवर किए हैं वीडियोज़ के दौरान, और आई होप आपका अच्छा ही गया होगा। मेट्रो बैंक वनडे कप के मैचेस भी अभी तक अच्छे गए हैं, उनके मैचेस बाकी हैं ऑब्वियसली, नॉकआउट मैचेस तो। और यहाँ पे अभी वाइटलिटी ब्लास्ट की बारी है। अभी क्या है कि क्रॉस ग्रुपिंग होने जा रहा है, मतलब ए ग्रुप के टीम्स के साथ बी ग्रुप्स के टीम्स के मैचेस होने जा रहे हैं। जैसे कि पहले स्थान पे सरे ने ख़त्म किया था अपने ग्रुप में, और डरहम ने अपने ग्रुप में चौथे स्थान पे ख़त्म किया था, अलग अलग ग्रुप में वो थे। तो ऐसे मैचेस होंगे, तो इसीलिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स मिल पाना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। ना सिर्फ इस मैच के लिए बल्कि अगले आने वाले 3 जो क्वार्टर फाइनल्स होंगे वहाँ पे भी ये रिकॉर्ड्स मिल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। कुछ क्षेत्रों में आपको शायद एक आध मैच मिल भी जाए, लेकिन ज़्यादा उम्मीद आप वहाँ से नहीं रख सकते। तो इन मैचेस में, अगले सारे मैचेस में ही नॉकआउट जितने मैचेस होंगे, सिर्फ क्वार्टर फाइनल नहीं, सेमीफाइनल और ऑब्वियसली फाइनल भी, ज़्यादा आप रिकॉर्ड्स की उम्मीद नहीं रख सकते। आपको क्या उम्मीद रखना चाहिए कि ग्राउंड में जो इन्फॉर्मेशन होंगे वो क्वार्टर फाइनल तक ही होंगे, सेमीफाइनल में वो भी मिलना मुश्किल होगा। वो आपको देखना है, करंट फॉर्म ऑब्वियसली आपको कंसिडर करना है, और कुछ तो कॉमन सेंस आपके पास होने चाहिए, कुछ ऑब्जर्वेशंस आपके पास होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे काम कर सकते हो। अभी क्या है कि सारे जो प्लेयर्स हैं दोनों टीमों में, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स किसी न किसी टूर्नामेंट में खेले थे। या तो वो वाइटलिटी ब्लास्ट के बाद 100 खेले हैं, या तो वो मेट्रो बैंक वनडे कप जो 50 ओवर फॉर्मेट था वहाँ पे खेले हैं। तो किसी ना किसी फॉर्मेट में सबने ही कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो सबके ही फॉर्म के बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज तो है। यहाँ पे हम वाइटलिटी ब्लास्ट जो लास्ट वो खेले हैं 2 महीने पहले, वहाँ पे क्या किया था उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। तो देखते हैं क्या है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ज़्यादा आप हेड टू हेड के मैचेस के रिकॉर्ड्स की उम्मीद नहीं रख सकते, तो ये मैच में वो चीज़ है, कोई भी रेलिवेंट हेड टू हेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो इस फॉर्मेट में इन दोनों टीमों के बीच में शायद कोई मैच अभी आज तक हुआ नहीं है। कम से कम 4-5 साल पहले तक तो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल भी कभी इन दोनों टीमों के बीच में T20 मैच तो नहीं हुआ है। ये मैच होने जा रहा है कैरिंगटन ओवल लंदन में, जो कि सरे का घर है। सरे ऑब्वियसली बहुत डोमिनेटिंग टीम रही है इस सीज़न में ग्रुप स्टेजेस में, और वो हमेशा ही रहते हैं नॉकआउट स्टेजेस के आसपास, वो हमेशा घूमते रहते हैं। डरहम, लेकिन ये कहानी बहुत अलग है, और ये बहुत मुश्किल से चौथे स्थान पर उन्होंने ख़त्म किया था, बस 1 पॉइंट से वो आगे थे 5वें स्थान पर ख़त्म करने वाली लेस्टर से। तो डरहम के लिए ये थोड़ा नया है, लेकिन देखना पड़ेगा क्या होता है, क्योंकि आपने ग्रुप स्टेज में क्या किया था, कहाँ पे ख़त्म किया था, कुछ मैटर नहीं करता नॉकआउट स्टेज में आके। हेड टू हेड रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है, सीज़न में क्या हुआ है अभी तक ये कुछ बातें हैं। अगर आप भूल गए होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है गैप हुए, तो ये आप देख सकते हो कि दोनों टीमों से क्या उम्मीद रखा जा सकता है। मैं थोड़ा अपनी तरफ से समरी कर देता हूँ, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो उस बात को, कि डरहम बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर टीम के पास एक आध अच्छे स्पिनर्स होते हैं, इनके पास मिनिमम 2 अच्छे स्पिनर्स हैं, और अगर ये चाहें तो इनके पास अच्छे खासे पार्ट टाइम स्पिनर्स भी हैं जो विकेट निकाल सकते हैं। और इनका जो घर रहता है चेस्टरले स्ट्रीट में, रिवर साइड ग्राउंड चेस्टरले स्ट्रीट, उस ग्राउंड पे स्पिनर्स को हेल्प मिलता भी है। तो ये चीज़ इनके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहा है। इनका बैटिंग हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रहा, ठीक है, इनकी मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, लेकिन बॉलिंग स्पेशली स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी रही है। हमेशा वो स्पिनर्स विकेट निकाल के दें ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो एक छोर से प्रेशर हमेशा बना के रखते हैं, विकेट भी निकालते हैं। लेकिन अगर विकेट नहीं भी निकालें तब भी दूसरे छोर में जो पेसर्स आते हैं या जो भी बॉलर्स आते हैं उनको फ़ायदा मिल जाता है विकेट के मामले में, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। हाईएस्ट रन स्कोरर ग्राहम क्लार्क अभी भी हैं, हालांकि ये भी बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, लेकिन एक पर्पल पैच था इनका। पर्पल पैच मतलब कि लगातार 3-4-5 मैच तक उन्होंने रन बनाए थे, उसके बाद ये भी थोड़े से इनकंसिस्टेंट हो गए हैं। अगर हम सरे की बात करें तो ये बहुत डोमिनेटिंग रहे हैं, ठीक है। सरे याद रखना, अगर मतलब सारे इनके प्लेयर्स अवेलेबल हों तो एक छोटा मोटा इंग्लैंड का टीम ये बना सकते हैं। अभी भी टेस्ट सीरीज़ चल रहा है श्रीलंका के साथ, इसीलिए डैन लॉरेंस, ओली पोप, जेमी स्मिथ जैसे प्लेयर्स यहाँ पे नहीं, गिस एटकिंसन जिन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा था लास्ट टेस्ट मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट में, तो ये सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं। अगर ये अवेलेबल होते तो इनकी टीम और भी अच्छी दिखती। और सबसे बड़ी बात ये है, जब ये प्लेयर्स अवेलेबल नहीं भी थे पिछले 4-5 मैच में, 3-4 मैच में, जो लास्ट के 3-4 मैच सर ने खेले हैं ग्रुप स्टेज में, वहाँ पे ये बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, और बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ उनको खेलना पड़ रहा था, जो ऑब्वियसली अभी तो नहीं खेलेंगे क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स वापस आ चुके हैं। तो उन प्लेयर्स के साथ भी उन्होंने रिजल्ट्स निकाले थे, ठीक है, और ग्रुप्स में उन्होंने मेक श्योर किया कि उन्होंने ग्रुप में टॉप में ख़त्म करना है।
और इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही है। अगर आप इनके बैटिंग को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि उतना प्रॉपर बैट्समैन और इनकी टीम में नहीं है। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑलराउंडर्स हैं लेकिन बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, तो इनके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। और बैटिंग में डेप्थ अच्छी है लेकिन प्रॉपर बैट्समैन इनकी टीम में नहीं है। लेकिन बॉलिंग इतनी अच्छी है कि बैटिंग की अगर कोई कमज़ोरी रहेगी भी तो वो उतना दिखता नहीं है, ठीक है। और अभी तो चलो फिर भी आप देखोगे कि इनके टीम में स्पेंसर जॉनसन नहीं है, शॉन अबॉट नहीं है, वो प्लेयर्स भी, गुस एटकिंसन नहीं है। अगर वो बॉलर्स भी अवेलेबल होते तब तो इनकी बॉलिंग और स्ट्रांग दिखती। इनकी तरफ से भी वही बात है कि बैटिंग में थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट वो कभी कभी हो सकते हैं। लेकिन इनकी अगर आप मतलब डरहम का भी मैंने बताया कि बैटिंग में थोड़ा वो है, प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए दोनों टीमों की बॉलिंग तो सरे की बॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और इनकी स्पेशली पेस बॉलिंग बहुत अच्छी रही है। स्पिनर्स उतने खास उनके पास नहीं है, लेकिन पेस बॉलिंग बहुत अच्छी रही है। तो इसीलिए कुछ अगर बैटिंग में प्रॉब्लम्स रहेगी भी तो वो उतना ज़्यादा खला नहीं है कभी इनको। हेड टू हेड में कोई मैच नहीं है। और बाकी ये जो है ये आपने देख ही लिया होगा। हमें डायरेक्टली आ जाना पड़ेगा ग्राउंड के बारे में बात करने के लिए। विल जैक्स इस सीजन में उतने अच्छे फॉर्म पे नहीं दिखे हैं। एक कुछ बड़ा स्कोर उन्होंने बनाया था एसेक्स के अगेंस्ट में, उसके बाद कुछ खास उन्होंने करा नहीं है। 100 में भी आपने देखा बहुत हिट और मिस रहे हैं, उतना अच्छा कुछ वो नहीं कर पाए हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं खतर करने के लिए मैच को। और ओली पोप जो इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं हर फॉर्मेट में, ये तो चलो नहीं है तो बात नहीं करते हैं। देखते हैं कि इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे होते हैं। उसके पहले हम समरी पे आ जाते हैं और उसके बाद बातें करते हैं। समरी पे 3 पॉइंट्स हैं। क्या है कि हाई स्कोरिंग वेन्यू है, ठीक है। सरे भले ही उनके बैटिंग में कंसिस्टेंसी ना दिखे जो भी है, लेकिन इनके बैटिंग में डेप्थ है। तो अगर ये 7-8 विकेट तक भी खोल लेते हैं ना, तब भी इनके पास एबिलिटी है कि ये 190 प्लस स्कोर बना के जाए। हर कोई 20-25 करके कंट्रीब्यूट करके जाता है और उसके लिए 7-8-10 गेंद लेते हैं और उस स्ट्राइक रेट को मेंटेन करते हैं, भले ही कोई एक आध इंडिविजुअल स्कोर नहीं आए, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड बराबर का है, एक मैच टाई हुआ है आखिरी 5 में। एक्सेप्ट फॉर जैक्स नो कंसिस्टेंसी फ्रॉम सरे टॉप ऑर्डर। जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रॉपर बैट्समैन भी इनकी टीम में नहीं होते हैं। जैक्स को भी आप बैट्समैन तो नहीं कहोगे, ऑलराउंडर ही है, ये बॉलिंग करा लेते हैं, बैटिंग ऑलराउंडर है चलो। और नीडेड हेल्प फ्रॉम मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर से भी। तो देखते हैं क्या है। देखो इस सीजन के मैचेस देख लेते हैं। तो पहला मैच क्या था 163, देखो सारे ऑल आउट हुई है, ठीक है, फिर भी 163 बना दिया उन्होंने। स्कोरर्स कौन कौन से थे? पोप, जेमी स्मिथ। पोप बहुत अच्छा करते हैं इस ग्राउंड पे, जेमी स्मिथ अवेलेबल नहीं है। ये मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, मेरे ख्याल से 5-6 मैचेस उन्होंने खेले भी नहीं है लास्ट के, उसके बावजूद भी ये हाईएस्ट रन स्कोरर है, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन चलो बैटिंग तो चलो जो भी हुआ, बॉलिंग आप देखो, ठीक है। और कितने कैसे कैसे नाम है देखो, शॉन अबॉट, टॉम करन, स्पेंसर जॉनसन, लॉरेंस, ठीक है। ये तीनों इनमें से अवेलेबल नहीं है। शॉन अबॉट, स्पेंसर जॉनसन और लॉरेंस अवेलेबल नहीं है। सॉमरसेट की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, आपको पता ही होगा। उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, तो ये 163 उनके बॉलिंग के सामने बनाना कोई छोटी बात नहीं है। और उनकी बैटिंग भी अच्छी है, तो वहाँ पे 106 पे निपटा देना, वो भी 16 ओवर में, तो आप समझ सकते हो क्या डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। अभी ये 3 बॉलर्स अवेलेबल नहीं है, उसके बावजूद भी इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है ना, वो भी बहुत एस्टॉनिशिंग है, जो हम आगे बात करेंगे। अगला मैच यहाँ पे ससेक्स ने हालांकि काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया था, ठीक है, जहाँ पे हालांकि टॉम करन से सारे विकेट्स थे। टॉम करन इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। 100 जिन्होंने देखा होगा उनको भी पता होगा कि पहला जो मैचेस खेला था टॉम करन ने 100 के सीज़न में, थोड़ा उनको टाइम लगा था, ठीक है, लेकिन सीज़न एंड होते होते उन्होंने अपना फॉर्म गेन किया था। और वाइट रेड ब्लास्ट में इन्होंने कंसिस्टेंटली इस ग्राउंड पे अच्छा किया है, स्पेशली विद द बॉल। मेरे ख्याल से सबके टीम में होंगे, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के बारे में शायद कोई ना सोचे, ये आपके लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट बन सकते हैं। यहाँ पे भी आप नोटिस कर सकते हो, बॉलिंग सेकंड में 3 for 16, इधर भी 3 for 32 बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। रन पे वही पोप थे। बैटिंग यहाँ पे सर ने ठीक ठाक ही करा था, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं। एक जो चीज़ मुझे सर की तरफ से दिखी है कि अगर कहीं पे आप उनके बॉलिंग को मतलब डिकोड कर पाते हो कैसे भी करके, अगर आप 200 के आसपास स्कोर बना देते हो बैटिंग फर्स्ट करके, तो अंडर प्रेशर आप उनके बैटिंग को डाल सकते हो, क्योंकि सारे की टीम को भी पता है कि उनके बैटिंग में डेप्थ नहीं है, ठीक है। तो कुछ बैट्समैनों को उनको टाइम लेके खेलना पड़ता है, और अगर 200 रन का प्रेशर आ जाए तब वो गलत शॉट सिलेक्शन वगैरह हो सकता है। लेकिन अगर सरे पहले बैटिंग करती है और 180-190 के आसपास वो बना देते हैं, तब उनकी बॉलिंग के पास इतनी एबिलिटी है कि वो सामने वाली टीम को प्रेशर में डालें। सेम अप्लाई होता है अगर सारे पहले बॉलिंग करवाते हैं और अगर ऐसा सिनारियो वो खड़ा कर देते हैं जहाँ पे वो 100-150 के आसपास निपटा दे, तब भी सारे की बैटिंग उस रन को चेस करने की एबिलिटी रखती है। एक ही चीज़ है जो मुझे लगता है सारे को आप हराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, वो है ये कि सारे की बॉलिंग को आपको डिकोड करना पड़ेगा, और वो भी जल्दी डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगला मैच ग्लॉस्टरशायर के अगेंस्ट में हुआ। ये मैच ड्रॉ हुआ था, 170 बना था ग्लॉस्टरशायर ने। बॉलर्स ने तो यहाँ पे भी चलो काम कर दिया।
सारे हालांकि फिर से वही बात कि बैटिंग में डेप्थ की कमी की वजह से, हालांकि रॉय, पोप ये कुछ परफॉर्मर्स थे। पोप आप देख सकते हो कंसिस्टेंट स्कोरर्स हैं इनके, पेसर्स के ज़्यादा से ज़्यादा विकेट, पेसर्स ही ज़्यादा यहाँ पे विकेट लेते हैं, स्पिनर्स का ऐसा कोई रोल नहीं है। देखना पड़ेगा कि आज डरहम इसका क्या फ़ायदा उठाती है, क्योंकि उनके पास तो मेन स्पिनर्स ही हैं, कैलम पर्किंसन और साउटर के रूप में, एस्टन टर्नर और कॉलिन एक्करमैन भी स्पिन ऑप्शन हैं इनके पास। अगला मैच ग्लैमरगन के अगेंस्ट में था, बहुत ही आराम से यहाँ पे निपटा दिया, जहाँ पर एटकिंसन, शॉन अबॉट दोनों अवेलेबल नहीं है, बाकी जॉनसन, लॉरेंस भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ जॉर्डन क्लार्क रह गए। सर ने बड़े आराम से यहाँ पे चेस कर लिया, सिबली, इवांस, लॉरेंस नहीं है और पेसर का एक विकेट। लास्ट मैच जो हुआ था, इसके बीच में भी एक मैच हुआ था केंट के अगेंस्ट में, वो छोटा मैच था, 9-10 ओवर का मैच था, तो उसके बारे में बात करके फ़ायदा नहीं। लास्ट मैच ये था, लेकिन ये बहुत रिलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि इस मैच में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी खेल रहे थे सारे की टीम में, जो आपको आज के मैच के टीम में तो दूर की बात, स्क्वाड में भी आसपास नहीं दिखेंगे। जैसे कि मैट डन हो गए, यहाँ पे लेविस स्क्वाड में है लेकिन शायद खेलेंगे नहीं। जॉर्डन क्लार्क काफ़ी कंसिस्टेंट है और यहाँ पे उनको 4 ओवर की बॉलिंग मिल रही थी, आज के मैच में शायद ना मिले, बॉलिंग शायद मिले फिर भी, लेकिन 4 ओवर तो मिलने से रहा, मुझे लग रहा है। सेम अप्लाई होता है कैम स्टील के लिए, लेकिन इन दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस करा था। सिबली चेज में थोड़े बहुत रम है और सैम करन तो बहुत बढ़िया फॉर्म से गुजर रहे हैं 100 में, और परसेंटेज वाले कैप्टन भी होने वाले हैं स्मॉल लीग में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पेसर्स का अपर हैंड यहाँ पे, तो आप नोटिस करो रन देखो बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी बॉलिंग के कोई यहाँ पे काम नहीं होंगे। अगर आप सही बॉलिंग यहाँ पे कर लेते हो, जो सर ने करके दिखाया है, तो आप टीमों को 110 के नीचे भी ऑल आउट कर सकते हो, जो यहाँ पे सर ने करके दिखाया है अगेंस्ट ग्लैमरगन, 107 पर 9, और इधर भी हमने देखा 106 पर निपटाते थे समरसेट को। आपके पास क्या होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पेस अटैक। अगर आप कंपेयर करोगे सरे का पेस अटैक और डरहम के पेस अटैक को, तो आपको बहुत इजीली दिख जाएगा कि सरे का पेस अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे ये हैं कि सरे आज के मैच में बॉलिंग से डोमिनेट कर दें। अभी डरहम के ऊपर है कि वो कितना रन बना पाते हैं, छोटा मोटा रन बना के डिफेंड कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर वो कहीं पे 180-190 प्लस बना देते हैं, भले ही 10 विकेट खो लें, तब जाके कुछ चांस यहाँ पे उनके लिए बन भी सकता है, जो मेरा अर्ली प्रेडिक्शन है। ये हो गई सारी बातें जो ग्राउंड से बताना लगता है, और तो कोई चीज़ है नहीं हमारे पास बात करने के लिए। अभी आ जाते हैं प्लेइंग 11 के बारे में बात करने के लिए। तो ग्राहम क्लार्क, एलेक्स लीस ओपनिंग करेंगे। एलेक्स लीस अच्छे फॉर्म पर दिखे हैं, कम से कम स्टार्ट तो ले रहे हैं एक छोर से। माइकल जोन्स नंबर 3-4 मैक्सिमम, ये इनका आइडियल पोजीशन है। बीच में तो बहुत नीचे इनको भेजा जा रहा था, अभी देखना पड़ेगा कहाँ पे बैटिंग आते हैं। अगर 3-4 तक आते हैं तो फिर से आपके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं। ओली रॉबिन्सन मेरे ख्याल से डिफॉल्ट कीपर होंगे कल आज के मैच में, क्योंकि सरे के जो कीपर हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे रॉडी बर्न्स शायद कीपिंग करेंगे। तो अगर वो कीपिंग करते हैं तब तो मेरे ख्याल से ओवरटन ही आप रॉबिन्सन माफ करना रॉबिन्सन ही आपके लिए डिफॉल्ट कीपर बन जाएंगे। ब्रायटन कार्ड्स काफ़ी टाइम के बाद वापसी करने वाले हैं, कुछ खास नहीं है बताने के लिए, पता नहीं कितने ओवर की बॉलिंग करेंगे भी या नहीं, लेकिन वो खेलेंगे। बाकी एक्करमैन काफ़ी अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं। वाइट रेड ब्लास्ट में भी मतलब शुरुआत उनका बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन एंड होते होते उन्होंने अपना फॉर्म पकड़ा। और इवन जो लॉन्गर फॉर्मेट है मेट्रो बैंक वनडे कप, वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छा फॉर्म दिखाया था विद द बैट विद द बॉल। बस जेलेट उसके बाद एस्टन टर्नर, बेन रेन बहुत बढ़िया फॉर्म पे गुजरे हैं। ये एक मैच खेला था मेट्रो बैंक वनडे कप में, वहाँ पे भी उन्होंने बॉलिंग स्पेशली उन्होंने बहुत बढ़िया करी है, बैटिंग से भी थोड़े बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। कैलम पर्किंसन और उसके बाद नेथन साउटर बहुत बढ़िया फॉर्म पर ये भी गुजरे हैं। तो यहाँ पे कुछ प्लेयर्स हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते, जैसे कि रॉबिन्सन डिफॉल्ट कीपर हो जाते हैं। इन दोनों ओपनर्स में से आप एक को लेके चल सकते हो। ग्राहम क्लार्क हिट और मिस हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं इस तरीके की बॉलिंग के सामने आप वो कुछ खास आप उम्मीद रखोगे इनसे। उसके बाद बाज़ेरेड, क्योंकि ये आपके लिए बैटिंग क्वेश्चन भी देते हैं। बेन रेन मस्ट हैव है, और अगर दोनों स्पिनर्स में से एक को लेना है तो साउटर को आप ले सकते हो, क्योंकि ये लेग स्पिनर है, थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं और ये बहुत अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं। ये मतलब कोई भी फॉर्मेट दिखा लो ये अच्छा ही कर रहे हैं। तो मेरे लिए 4 प्लेयर्स अगर मेरे को लेना पड़े तो रॉबिन्सन, बाज़ेरेड, बेन रेन और साउटर, ये 4 मेरे टीम में रहेंगे। इसके अलावा दोनों जो ओपनर्स हैं ग्राहम क्लार्क, एलेक्स लीस, इन दोनों में से अगर आप चाहो एक को ले सकते हो। कॉलिन एक्करमैन बॉलिंग करेंगे या नहीं पता नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ इनके बारे में। बाकी बैटिंग का फॉर्म अच्छा रहा है, सामने वाली टीम की बॉलिंग इतनी अच्छी है, मैं किसी ऐसे प्लेयर को इसलिए कंसीडर करने से कतरा रहा हूँ जो मुझे बॉलिंग क्वेश्चन ना दे, ठीक है। इसीलिए कॉलिन एक्करमैन को मैंने इनिशियली कंसीडर नहीं किया था, लेकिन 4 के बाद जो 4 हमने कंसीडर किए हैं उसके बाद हम इनको देख सकते हैं। और मुझे यहाँ पे कोई खास दिख नहीं रहे। बेंच पे ये कुछ प्लेयर्स हो सकते हैं जो मुझे लगता नहीं खेलेंगे। मैककिनी लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छे फॉर्म पे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं यहाँ पे उनको मौका मिलेगा। बात करते हैं सरे की तरफ से, तो ऑब्वियसली सरे के देखो प्लेयर आपको रखने पड़ेंगे। सारे सरे यहाँ पे घर पे भी खेल रहे हैं, फेवरेट भी है, उनका परसेंटेज भी ज़्यादा होगा, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप सरे का प्लेयर कम ले लो।
तो विल जैक्स हिट और मिस हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं है कि आप इनको ड्रॉप कर दो। इस ग्राउंड पे कभी भी इनकी ये चांस आप नहीं दे सकते। सिबली उतना कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस इन्होंने नहीं किया है, लेकिन चेज में थोड़े बहुत रन्स हैं। लॉरी इवंस शायद कीपिंग भी कर सकते हैं, तो लॉरी इवंस या रॉडी बर्न्स में से कोई ये कीपिंग करेंगे, वो आपको लाइनअप आने बाद पता चल जाएगा। सैम करन, टॉम करन मस्ट हैव है। कैम स्टील, जॉर्डन क्लार्क, जॉर्डन, वोराल, टॉपली, ये हमारे बॉलिंग को कंप्लीट करेंगे। आप समझ सकते हो कितनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है इनके पास, इतने सारे प्लेयर्स ना खेलने के बावजूद भी। यहाँ से जॉर्डन को आप नहीं छोड़ सकते। टॉपली कुछ खास तो उन्होंने नहीं किया है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपके पास स्पेस का इशू नहीं है तो आप इनको भी लेके चलोगे। वोराल स्पेशली बॉलिंग सेकंड में इन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग कराई है हर फॉर्मेट में। बॉलिंग फर्स्ट में देखना पड़ेगा, इन दोनों में से शायद मैं एक को लेकर चलूँ, वोराल और टॉपली में से। जॉर्डन क्लार्क एक और अच्छे ऑप्शन है, और ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। बॉलिंग मुझे लगता है थोड़ा कम हो जाएगा, जितना मुझे समझ में आ रहा है कि ये 5 आपके लिए मेन बॉलर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद शायद छठे सातवें बॉलिंग ऑप्शन के लिए ये दोनों हैं, और विल जैक्स भी हैं, तो 8 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, लेकिन 5 ये रहेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा बॉलर्स का अगर यूज़ होगा तो वो है। हमारी टीम में जो प्लेयर्स रहेंगे वो हैं विल जैक्स, सैम करन, टॉम करन, जॉर्डन, ये 4 हो सके तो दोनों को लेके चल सकते हो, या फिर कम से कम एक तो होना ही चाहिए। यहाँ से जॉर्डन क्लार्क और कैम स्टील, उसके बाद अगले ऑप्शंस हैं अगर आपको लेना है तो। डोमिनिक सिबली बैटिंग से एक ऑप्शन है, बहुत कंसिस्टेंट तो नहीं रहे हैं, लेकिन चेज में कभी कभी रन उन्होंने बनाए हैं। देखना पड़ेगा क्या कर पाते हैं। बैटिंग में मुझे कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन एक आधा अगर आपको प्लेयर लेना है सारे की तरफ से तो ये एक ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है जिनके बारे में हम बात कर सकें। कैप्टन बैट्समैन चॉइस की बात करें तो सेफ में रेन और डेलिट के आसपास लोग जाएंगे। रेन अच्छे ऑप्शन है अगर आप डरहम की तरफ से किसको देखना चाहते हो तो। उसके बाद साउट और लैकरमैन, रिस्की में रॉबिन्सन मेरे ख्याल से डिफॉल्ट कीपर होने चाहिए ये, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में अच्छा परफॉर्मेंस है। और लीज सारे की तरफ से जॉर्डन और सैम करन के आसपास लोग जाएंगे। सैम करन परसेंटेज कैप्टन होंगे, जॉर्डन को भी आप कर सकते हो वाइस कैप्टन या कैप्टन, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में टॉम करन और जैक्स। उसके बाद रिस्की में कैमरन स्टील और वो जॉर्डन क्लार्क वाला वो है। इनके बॉलिंग के ओवर्स कम होंगे, लेकिन ये अच्छे फॉर्म से रहे हैं, कम से कम 2 ओवर की बॉलिंग मिले तो मुझे इनसे पॉइंट्स की उम्मीद है। उसके बाद टॉपली और वोराल, टॉपली आप इधर इसमें ले सकते हो, वोराल स्पेशली बॉलिंग सेकंड में आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव होंगे। अभी के लिए मैंने 9 प्लेयर्स को रखा है। टॉपली लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, आप टॉपली लेके चल ही सकते हो, क्योंकि ज़्यादा कोई ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे। जो ऑप्शंस हैं, कैलम परकिंसन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, अगर ये बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं आप लेके चल सकते हो इनको। याद रखना सरे की थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम रही है वो बैटिंग से रही है, बॉलिंग से नहीं, तो अगर डरहम की तरफ से कुछ बॉलर्स लेने पड़े एक्स्ट्रा तो कतराना नहीं है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डैन वोराल अगर बॉलिंग सेकंड करते हैं तो आप इनको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। ये 5 ऑलराउंडर्स इंपॉर्टेंट है। बाज डिलेट इसलिए कि आपकी ये बैटिंग कुशन दे देंगे, बॉलिंग भी कराएंगे बराबर, और बाकी ये चारों का तो परसेंटेज ज़्यादा है ही। जॉर्डन क्लार्क भी अच्छे ऑप्शन है। अच्छा, एक बात मैं दिखाना आपको भूल गया, कि दिखाना भूला नहीं हूँ, मैंने दिखाया था, अगर आपने देखा होगा, डरहम को स्पिन के अगेंस्ट में इशू है, ठीक है। डरहम के अगेंस्ट में लास्ट अगर आप 3-4 मैच देखोगे, हर बार स्पिनर्स ने इनको तकलीफ दिया हुआ है, स्पेशली लेग स्पिनर्स ने। लेकिन क्या है कि सरे जब उनके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं, वो ज़्यादा डोमेस्टिक प्लेयर्स के ऊपर भरोसा करते नहीं। कैम स्टील इनके पास लेग स्पिनर है। कैम स्टील पहले डरहम के ऊपर खेलते भी थे, और जब वो खेलते थे ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स अभी भी डरहम की टीम में हैं जो इनके साथ या इनके अगेंस्ट में नेट्स में खेले होंगे। तो कैम स्टील एक बहुत अच्छे पंट बन सकते हैं। इनको शायद लोग नहीं ले पाए, क्योंकि 4 ऑलराउंडर तो सबकी टीम में होंगे ही, 5वां अगर कोई ले रहे हैं तो वो एक्करमैन होंगे। कैम स्टील एक बहुत अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, अगर आप देखना चाहो इनको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। मुझे लगता है 1-2 ओवर की बॉलिंग किधर भी नहीं जाएगी इनकी, अच्छे फॉर्म से गुजर भी रहे हैं। 1 विकेट की ही मैं तलाश कर रहा हूँ, वहाँ पे भी 40-45 पॉइंट अगर वो देखे जाए बॉलिंग के एंड में तो मेरा काम बन जाएगा। बैटिंग में जो ऑप्शंस हैं, टर्नर बॉलिंग करा सकते हैं, फॉर्म उतना कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं इनको बॉलिंग मिलने वाली है। लॉरी इवांस अगर कीपिंग करते हैं तो वो एक एडेड एडवांटेज होगा आपके लिए। लीज थोड़े ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं, ग्राहम क्लार्क हिटर मिस हैं, ज़्यादा भरोसा आप नहीं कर सकते इनके ऊपर। और उसके बाद डोमिनिक सिबली हैं, जो मुझे लगता नहीं आप लोगे एनीवेज। यहाँ पे अगर मुझे 1-2 ऑप्शन देखना है बैटिंग से, क्योंकि एक ही प्लेयर मैं शायद लूँ, तो यहाँ पे मैं या तो लीज को लूँगा जो थोड़ा कंसिस्टेंट दिख रहे हैं, या फिर लॉरी इवांस को जो कीपिंग के पॉइंट मुझे दे सकते हैं, ठीक है। बाकी मुझे लगता है नहीं यहाँ पर और कुछ करने की ज़रूरत है। कैप्टन बैट्समैन चॉइस की बात करें, सैम करन, जॉर्डन एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, जॉर्डन स्पेशली बॉलिंग सेकंड में, या फिर आप टॉम करन के साथ भी जा सकते हो। टॉम करन मेरे ख्याल से सबके टीम में तो होंगे, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन कोई ना बनाए, लेकिन इस ग्राउंड पे इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, और इन्होंने जो मोमेंटम गेन किया हुआ है 100 के एंड में आते आते, वो भी इनको सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जैक्स तो है ही, लेकिन जैक्स का फॉर्म थोड़ा डाउनवर्ड्स चल रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा कतरा रहा हूँ, नहीं तो ये तो हमेशा ऑप्शन बने ही रहते हैं।
तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स उतर आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।